चलिए, गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेज। मैं आप सबका विजडम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हमारी जितनी वीडियो अपलोड हुई हैं क्लास 12 साइंस की हुई थी। आज कई बच्चों के कमेंट आए कि सर क्लास 10th की भी साइंस पढ़ाइए, तो हमने कहा ठीक है, आज क्लास 10th की भी साइंस की एक वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड होगी। चलिए, अब जानते हैं कक्षा 10 विज्ञान के कुल 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें पहला पार्ट है केमिस्ट्री और जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं, किन किन प्रकार से अभिक्रिया होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे आप देखें पूरा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया की दो कंडीशन होती है। सबसे पहली चीज, अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया में दो चीजें होती है, एक होता है अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे सपोज करिए, हमने कहा ए टेंड्स टू बी, यानी हम, ये रासायनिक अगर अभिक्रिया है तो इसमें ए हमारा अभिकारक है और बी हमारा उत्पाद। ये दो प्रकार की दो चीजें होती है, अभिकारक और उत्पाद। यानी हमने जो दिया और जो हमको प्राप्त हुआ, हम जो देंगे वो अभिकारक और जो हमको प्राप्त होगा उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक, अभिकारक और उत्पाद, ये जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इसकी जो क्रिया विधि है, ये सबसे पहले निकल के आती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई अभिकारक बनता है और न ही कोई नष्ट होता है, यानी अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या हमेशा बराबर होगी। अगर हम अभिकारक एक देंगे तो उत्पाद भी हमें एक ही प्राप्त होगा। अगर हम अभिकारक को 2 कर दे तो उत्पाद भी हमें 2 ही प्राप्त होगा। यानी न तो कोई नया पदार्थ बनेगा और न ही कोई नया पदार्थ नष्ट होगा। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी रूल पे एक और नियम आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप पढ़ते हैं कि क्या, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जरूर जा सकता है। उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी काम करता है द्रव्यमान संरक्षण, यानी इसकी जो वेट होता है, टोटल जो इसका वेट होता है, द्रव्यमान जो इसका होता है, वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, यानी न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। चलिए, हम आज के अपने टॉपिक पे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आई होप आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई होगी। हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कुल 5 प्रकार की होती है। इसके जो टोटल टाइप्स हैं वो 5 हैं। पहला इसमें योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या इसे ही अपघटन भी कहते हैं, तीसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथे की अगर हम बात करें तो अपघटन अभिक्रिया, वियोजन, अपघटन, प्रतिस्थापन। इसके बाद उभय अपघटन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको द्विविस्थापन भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों अलग अलग टाइप्स में हम पढ़ लेते हैं, वियोजन और अपघटन। तो 1 2 3 4 और 5, आपके कुल 5 अभिक्रिया हो गई। योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए, हम एक एक को शुरू करते हैं।
पहले पे बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है योग। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है योग, यानी जब कोई भी दो पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे? योगात्मक अभिक्रिया। परिभाषा होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। परिभाषा कह रही है वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक तत्व बनाए, यानी एक से अधिक तत्व नहीं होंगे, मिलेंगे तो बनेगा कितना? सिर्फ एक तत्व। जैसे एक हम आपको रिएक्शन देते हैं, यस प्लस O2 बना क्या बच्चों? यस O2, यानी सल्फर और ऑक्सीजन, ये दो हैं, दो पदार्थ हैं, इन्होंने मिलकर बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक है। इसी तरीके से C2H4 प्लस H2, अगर इसकी अभिक्रिया कराएं तो बनता है C2H6। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एथीन। क्या पढ़ते हैं? एथिलीन। एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर, यह है एथिलीन, इसको आप जानते हैं, हाइड्रोजन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? हम क्या प्राप्त होता है? एथेन। क्या प्राप्त होता है? एथेन। बताइए, एक पदार्थ एथिलीन, दूसरा हाइड्रोजन, मिलके क्या बना रहा है? एथेन। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, अभिक्रिया के दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं। दूसरा जो प्रकार है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या करना? हटना। विस्थापन का मतलब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, विस्थापन। जब क्या होता है, कोई एक पदार्थ आके दूसरे पदार्थ को हटा दे और उसकी जगह वो खुद ले ले, तो उस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन। क्या कहलाती है? विस्थापन। जैसे देखिए, परिभाषा इसकी होगी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु से किसी यौगिक के अणु से अणु से कोई समूह या परमाणु कोई समूह या परमाणु किसी अन्य समूह या परमाणु द्वारा किसी अन्य समूह या परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम रिएक्शन दें, CuSO4 प्लस Fe, यह है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। और ये है फेरस। क्या है? फेरस। अब फेरस क्या करेगा? कॉपर को उसी, ये विलयन किसका है? कॉपर का। CuSO4 किसका विलयन है? कॉपर का। अब फेरस क्या करेगा? कॉपर को इसी के विलयन से हटा देगा और बना देगा FeSO4 प्लस Cu, यानी ये बन गया फेरस सल्फेट। क्या बन गया? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यानी कि फेरस ने क्या किया? कॉपर को उसी के
समूह से क्या किया, हटा दिया। अब यहाँ कॉपर सल्फेट था, यहाँ क्या हो गया, फेरस सल्फेट। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। एक और रिएक्शन हम आपको दे, जैसे ZnSO4 प्लस H2, इसे कहते हैं जिंक सल्फेट। क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। और ये है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा, जिंक को हटा देगा और बना देगा क्या, सॉरी रिएक्शन उल्टा हो गया, ये होगा H2SO4 और ये होगा जिंक, क्योंकि जिंक जो है वो प्रबल है किससे, हाइड्रोजन से। तो ये हो जाएगा H2SO4 प्लस Zn, यानी जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा ZnSO4 प्लस H2, जिंक सल्फेट। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के दो प्रकार हमने सीखे। चलिए तीसरे प्रकार की बात करते हैं हम। तीसरे प्रकार की बात करें तो जो तीसरा प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, देखिए हमने पढ़ा है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की, और वियोजन का मतलब होता है टूटना। यानी वहां पे क्या हो रहा था, दो यौगिक मिलके कोई एक पदार्थ बना रहे थे। अब यहाँ उसी पदार्थ, वो पदार्थ जब अपने आयनों में टूट जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी बाह्य कारक, किसी बाह्य कारक, बाह्य कारक का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे ताप हो गया, टेम्परेचर, दाब हो गया, ताप दाब, ताप दाब, इन सब स्थितियों के कारण जब क्या हो, कोई भी पदार्थ अपने ही आयनों में टूट जाए या अपने ही यौगिकों में टूट जाए तो उसे ही हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो क्या, बाह्य कारक के द्वारा, बाह्य कारक के द्वारा अपने आयनों में, अपने आयनों या अणुओं में टूट जाए, टूट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन। योगात्मक अभिक्रिया में हमने देखा कि दो चीजें मिल रही थी तो एक तीसरी चीज बन रही थी, लेकिन वो अकेले हो रही थी। जैसे हमने देखा कि यस प्लस O2 तो बन रहा था SO2, यानी एक भाग सल्फर और ऑक्सीजन मिलाया हमने तो बन रहा था सल्फर डाई ऑक्साइड। अब हम जिस पे बात करेंगे वियोजन, टूटना। जैसे देखिए रिएक्शन अगर हम कहें तो टूटने की भी दो कंडीशन होती है। अब किसके कारण, या तो ताप के कारण टूटेगा या फिर दाब के कारण टूटेगा। तो इस अभिक्रिया को भी दो भागों में बांट दिया गया। जैसे ये अभिक्रिया दो भागों में बटेगी। अगर इसके पहले पार्ट की हम बात करें तो इसका जो पहला पार्ट होता है उष्मीय वियोजन, पहला पार्ट जो इसका होता है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, यानी जब हम किसी पदार्थ को उष्मा देकर उसे हम क्या करें, उसके आयनों में तोड़ दें या विघटित करवा दें तो वो अभिक्रिया कहलाती है उष्मीय वियोजन। क्या कहलाती है, उष्मीय वियोजन। परिभाषा होगी, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अभिकारक उष्मा के द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता, विघटन। फिर वही बात, किसके कारण, उष्मा के कारण। इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर काम करेगा, जो बाह्य कारक काम करेगा, वो क्या होगा, उष्मा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं PCl5, PCl5,
जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब इसे हम गर्म करेंगे तो बन जाएगा PCl3 प्लस Cl2। अब बताइए यहाँ ये एक है अकेला, लेकिन जब ये टूटा तो 2 आयनों में टूट गया, यानी जो इसके 5 भाग क्लोरीन थे वो देखिए 3 भाग क्लोरीन फास्फोरस के साथ चला गया और 2 भाग क्लोरीन क्या हो गया, बाहर निकल गया। लेकिन किसके कारण, उष्मा के कारण। किसके कारण, उष्मा के कारण। तो इसीलिए हम इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सा नाम देते हैं, उष्मी वियोजन। कौन सा नाम देते हैं, उष्मी वियोजन। एक और एग्जांपल देखते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है। अगर ये टूटेगा तो अमोनिया बाहर निकलती है और प्लस HCl, यानी ये हो गया अमोनिया, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए यहाँ NH4Cl क्या है, एक है, लेकिन जब हमने उसका उसमें अपघटन करवाया तो ये 2 भागों में बट गया, एक क्या अमोनिया और दूसरा HCl। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका दूसरा जो पार्ट है, बी पार्ट, वो है वैद्युत अपघटन। इसी को कहते हैं वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, वहां पर क्या दिया जा रहा था, उष्मा। यहाँ पे किसके द्वारा होगा, विद्युत धारा के द्वारा। जब उसको क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगी, वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, वो जब टूट रहा था तो अभिकारक से उत्पाद नहीं बन रहा था, लेकिन फिर उत्पाद से अभिकारक नहीं बन रहा था। लेकिन वैद्युत अपघटन में अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी। मतलब कि इसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय वियोजन। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय वियोजन। आप जानते होंगे उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी अभिकारक से उत्पाद और पुनः उत्पाद से अभिकारक बनने का जो प्रक्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक जल में घोलने पर, वैद्युत संयोजक यौगिक जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। धनायन और ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं। ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस आवेश। आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और ऋणावेश, यानी धनायन और ऋणायन। तो इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, जब वैद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोलेंगे तो कितने भागों में, 2 भागों में, यानी धनायन और ऋणायन में बढ़ जाएंगे, यानी उत्क्रमणीय। कौन सा रिएक्शन, उत्क्रमणीय। जैसे NaCl, साधारण भाषा में आप इसे कहते हैं नमक। जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा Na+Cl-, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी कारण इसको कौन सा अपघटन कहते हैं, वैद्युत अपघटनी। दूसरा देखिए MgSO4, MgSO4 रिवर्सिबल रिएक्शन, 2Mg+SO4- या फिर Mg+2SO4-2, 2 है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने 2 चीजें देखी, एक उष्मी वियोजन और दूसरा वैद्युत वियोजन। उष्मी वियोजन और वैद्युत वियोजन। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर दोनों में अंतर क्या, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक तरफ लिखिए उष्मी वियोजन, उष्मी वियोजन, और दूसरी तरफ लिख लीजिए विद्युत वियोजन। ठीक है, आ जाइए दो टॉपिक इस पे भी 2 पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। उष्मी वियोजन हमने क्या कहा, किस पर होगी, तेज गर्म करने पर। किस पर, तेज गर्म
करने पर। उसमें वियोजन कब होगा? जब हम क्या करेंगे, उसको तेज गर्म करेंगे। इसमें क्या होगा? जल में घोलने पर। जल में घोलने पर। इसमें अगर दूसरे टप पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? वियोजन से बने उत्पाद उदासीन, यानी जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद कैसा हो जाएगा? उदासीन। उत्पाद कैसा होगा? उदासीन। उदासीन का मतलब होता है जिस पर न प्लस चार्ज हो न माइनस चार्ज हो, यानी उदासीन। लेकिन इसमें जो बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन नहीं होगा, यानी क्या होगा? आवेशित कण प्राप्त होंगे। क्या होंगे? आवेशित कण प्राप्त होंगे। ठीक। इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या आवश्यक है? ऊष्मा आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? ऊष्मा आवश्यक होती है। लेकिन इसमें केवल क्या होना चाहिए? विद्युत वियोजन, यानी वैद्युत संयोजक बंध। क्या होना चाहिए? विद्युत संयोजक बंध। चलिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यही अब अगले टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, अपघटन अभिक्रिया। जो चौथा पॉइंट था, या जो चौथा टॉपिक था, उसमें क्या है? अगला है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी जब क्या किया जाए? तोड़ा जाए। वहां वियोजन हो रहा था तो क्यों? दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। वहां पर भी टूट रहा था, यहाँ पर भी टूटेगा, लेकिन दोनों की जो टूटने की कंडीशन होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे देखिए, पहला अगर हम बात करें, वे रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें जिनमें कोई यौगिक अपने सरल जिनमें कोई यौगिक अपने सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपने सरल यौगिकों में टूट जाता है, टूट जाता है और पुनः संयोग करके अभिकारी पदार्थ नहीं बनाता, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है अपघटन। क्या कहलाती है? अपघटन। अपघटन। ये भी दो प्रकार की होती है। पहला उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, और दूसरा विद्युत अपघटन। चीजें सेम निकल के आती हैं, वहीं कोई अंतर नहीं है। इसमें भी जब हम उष्मा देंगे तो अपघटन होगा, और इसे भी जब जल में घोलेंगे तो क्या होगा? अपघटन होगा। लेकिन पुनः दोबारा वो पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। जैसे रिएक्शन देखिए, 2KClO3, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सोक्लोरेट, 2KClO3, जब इसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा 2KCl प्लस 3O2। अब देखिए, पोटेशियम क्लोराइड बना प्लस ऑक्सीजन, लेकिन अब इससे पुनः इस पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन किसके कारण ये होगा? उष्मा के कारण। किसके कारण होगा? उष्मा के कारण। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन। क्या कहते हैं? परिभाषा बिल्कुल सेम होगी जो आपने पीछे लिखी, बस अंतर क्या हो जाएगा कि इसमें सरल यौगिक में टूट जाते हैं, लेकिन पुनः, यही मैं लिख देता हूं कंफ्यूज ना हो, पुनः अभिकारी पदार्थ नहीं बनता। पुनः अभिकारी पदार्थ नहीं बनता है। ठीक ना? और अगर उसमें वियोजन की बात करें तो AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है? हमने क्या किया? सोडियम नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जब मिलाया तो क्या हो जाएगा? Ag चला जाएगा Cl के पास और Na आ जाएगा NO3 के पास, तो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। यानी क्या हो जाएगा? जब जल में घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे हम इसमें, तो ये टूट के क्लोरीन के पास चला जाएगा और सोडियम
किसके पास आ जाएगा, नाइट्रेट के पास आ जाएगा, तो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। नोट कर लीजिए, इसके शॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, जब हम बात करेंगे तो दो और प्रकार की अभिक्रिया निकल के आती है बच्चों। एक होती है उष्माशोषी, उष्माशोषी, और दूसरी होती है उष्माक्षेपी। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, उष्माशोषी यानी उष्मा को क्या करने वाली, सोखने वाली, यानी उसको चाहिए, क्या करेगी, ग्रहण करेगी। और उष्माक्षेपी का मतलब होता है जो क्या हो, बाहर करे उष्मा को। तो अंतर परिभाषा अगर हम इसकी देखें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का शोषण होता है, अवशोषण सॉरी, जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इसी का बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जिन अभिक्रियाओं में क्या हो, उष्मा उत्सर्जित हो, जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्सर्जित हो, उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते। चलिए, कोई दिक्कत, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। इसमें क्या होगा, वातावरण का ताप बढ़ जाएगा, वातावरण का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी, ताप बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। उष्मा का ताप क्यों, क्योंकि इसको ऑलरेडी उष्मा चाहिए, तो ये जो बाह्य वातावरण होगा उससे भी क्या करेगा, ऊर्जा को अपने पास ले लेगा, तो ऊर्जा का जो वातावरण का जो ताप होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां जो होगा वातावरण का ताप, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकल रही है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन देख लीजिए, जैसे उष्मा शोषी का एक देख लेते हैं, N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाया तो हम बनेगा क्या, 2NO, क्या बनेगा, 2NO। लेकिन इसमें जो आवश्यकता होगी ऊर्जा की, 43,200 कैलोरी। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 43,200 कैलोरी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। लेकिन अगर इसका रिएक्शन देखें, N2 प्लस 3H2 यानी बनेगा 2NH3, क्या बनेगा, 2NH3, और इसमें अभिक्रिया बाहर निकलती है 22,400 कैलोरी। 22,400 कैलोरी। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो इसका बचता है, लास्ट अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। पांचवा है ऑक्सीकरण और
अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में एक टॉपिक। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण की। देखिए दो स्थितियां होती है इसकी, या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो चीजें, अगर इन दोनों अभिक्रियाओं का जो तात्पर्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है, यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा, और ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरे शब्दों में कहें अगर ऑक्सीकरण को, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, किसी भी तत्व से क्या हो, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए और बाहर जाके वो क्या बना, धनावेश बना ले, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार, देख लीजिए क्या कहती है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आएगा ऑक्सीकरण, जब या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन बाहर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो परिभाषा निकल के आती है, जिन जिन परमाणुओं, अणुओं या आयनों में, जिन परमाणुओं, अणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, वो कहलाती है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे एक रिएक्शन लिखे हम, जिंक, तो बनेगा जिंक प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी अगर प्लस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिंक है कंप्लीट रूप से, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जिंक प्लस, 2 प्लस आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? जिंक धनायन। क्या कहेंगे? जिंक आयन। ठीक ना? तो ऐसी अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। दूसरा, इसी का सेकंड पार्ट है अपचयन। बिल्कुल उल्टे कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये। अगर इसमें क्या हो रहा है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? ग्रहण किए जाएंगे किसी भी तत्व के द्वारा। जैसे जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है? त्याग रहा है। लेकिन अब जो अपचयन के हम कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे, तो अपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। देखिए जब त्यागेगा तो उत्पाद से बाहर निकलता है, और जब ग्रहण करेगा तो अभिकारक से ग्रहण किया जाता है। ठीक ना? इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ये भी कॉन्सेप्ट किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार। किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार। परिभाषा सेम होगी, बस क्या हो जाएगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। क्या? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, वही क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। जैसे एक हम रिएक्शन देखे, Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू Cu। देखिए यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इसीलिए ऐसी जो अभिक्रिया हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? अपचयन। क्या कहलाएगी? अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो तो ऑक्सीकरण, और जब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, ग्रहण किया जाए इलेक्ट्रॉनों को, तो क्या हो जाएगा? अपचयन। और अगर ये दोनों किसी एक अभिक्रिया में सम्मिलित रूप से है, यानी एक ही अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागा भी जा रहा है और ग्रहण भी किया जा रहा है, तो इन दोनों के मिश्रित रूप को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी किसी एक ही अभिक्रिया में दोनों कॉन्सेप्ट हो, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना? एक एग्जांपल रेडॉक्स अभिक्रिया का देखिए, जैसे 2FeCl3, 2FeCl3 प्लस SnCl2, प्लस SnCl2। अब यहाँ पे बनेगा, या फिर किस Cl के पास जाएगा तो क्या बनेगा? 2FeCl2। क्या बनेगा? 2FeCl2 प्लस यहाँ क्लोरीन
और इसके साथ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, AsNCl4। मतलब क्या हो रहा है, फेरस यहां से यहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या करके, त्याग के, और Sn यहां से आ रहा है क्या करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। यानी एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों दिखाया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। नोट कर लीजिए। इस चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक है वो पूछता है कि हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या उपयोग है। तो आप दैनिक जीवन का उपयोग जानते हैं। एक क्या होता है, संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, संक्षारण और विकृत गंधिता, दो कॉन्सेप्ट। संक्षारण, जब क्या हो, अभिक्रिया में वायु, जल, इन सब के कारण धीरे धीरे क्षय होने लगे। किसी भी धातु का जब जल हो गया, हवा हो गई, नमी हो गई, इन सब के कारण जब धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, अभिक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण। नहीं कहते धातुओं का क्षय हो रहा है, धातुओं में कमी हो रही है। जैसे एक बहुत बेहतर एग्जांपल है लोहे पे जंग लगना। अब लोहे को क्या करिए, नम खुले आसमान के नीचे रख दीजिए, उस पर क्या हो, वहां लगातार पानी हो, ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या करेगा, उस पर एक भूरे रंग की परत आ जाएगी, जिसको आप क्या कहते हैं, कि अब क्या हो रहा है, धीरे 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 इसका क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, और आने वाले कुछ समय के बाद वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि इसको होने में कम से कम 2 साल, 4 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। तो संक्षारण, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम 2 साल, 4 साल, ये बहुत मंद अभिक्रिया की कैटेगरी में आता है, बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया होती है संक्षारण। विकृत गंधिता, ये भी क्या होता है, ये स्पेशली खाद्य पदार्थों के लिए है। जैसे कई दिनों का जो आप खाना रख दीजिए, कई दिनों का, उसके ऊपर देखेंगे उसके साइड साइड में क्या होगी, एक भूरे रंग की या फिर सफेद रंग की, हरे रंग की एक परत आने लगती है, और फिर खाने से क्या गंध, स्मेल, ऐसी चीजें आने लगती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। ये दोनों कॉन्सेप्ट भी जो निकल के आते हैं वो हमारे किसके, रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। परीक्षा को देखते हुए पूरे चीजों को शॉर्ट में करने की कोशिश की गई है। आपका ये चैप्टर समाप्त है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाले जो वीडियो को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले और भी क्लासेस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट।